Good morning, dear students. So today we'll discuss the poem on killing a tree, and I hope you are revising all your question answers of all the chapters which we have revised so far. Okay. So now on killing a tree, the poet is Jeev Patel. Okay, and here the main here's see if you'll read your poem, then you'll find it's written in a very ironic way. ओके हाउ कि वो एक ताना मारते हुए पोएट आपकी इस पोएम को लिख रहे हैं कि वेल यू विल रीड योर पोएम यू विल फाइंड कि ही इज टेलिंग यू द प्रोसीजर ऑफ हाउ वी शुड कट अ ट्री बट एक्चुअली ही डज नॉट वांट यू टू कट अ ट्री ही इज जस्ट ओके सरकास्टिकली वो आपको कह रहे हैं कि वो ऐसे आप ट्री को कट करोगे ट्रीज को कट करना उतना ही बुरा है जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स को मारने जितना सोचते हैं ठीक है क्योंकि हमें ट्रीज को भी एक लिविंग बीइंग्स की तरह कंसिडर करना चाहिए तो उन्होंने उनको किसके साथ इक्वेट किया है ह्यूमंस के साथ इक्वेट करते हुए कह रहे हैं कि जैसे हम ट्रीज को डिस्ट्रॉय करते हैं वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स को मारने के बराबर वो बात है ठीक है तो और एक और जो मैसेज वो आपको कन्वे करना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू कि जितने डीप रूटेड हमारे ट्री होते हैं क्योंकि बच्चे देखो जैसे वो समझा रहे हैं पोएम में कि मैं एक शॉर्ट समरी आपको बताती हूँ पोएम की पहले कि पोएट कह रहे हैं कि किसी भी ट्री को अगर आप जस्ट कट कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा और फिर से वहाँ से ग्रो करना स्टार्ट करेगा ये चीज़ आपने भी देखी होगी अगर आप कहीं से किसी पेड़ की कोई टहनी को काट देते हो या पेड़ को ही काट देते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्री खत्म हो गया है वहीं पे वो आगे ग्रो नहीं करेगा नो आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली ठीक है तो पोइट कह रहे हैं अगर हमें ट्री को मारना ही है असली सेंस में और एक और चीज़ वो कह रहे हैं कि अगर हम ट्री को कट करते हैं तो उसमें से कोई सब्सटेंस निकलता है वाइट कलर का सब्सटेंस आपने भी देखा होगा तो वो उसको ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे हम ह्यूमंस की किसी पार्ट को कट करते हैं तो अब ब्लड सब्सटेंस कम्स आउट फ्रॉम डेट पार्ट ओके इन द सेम वे इफ यू कट अ ट्री फ्रॉम एनी ऑफ इट्स पार्ट द वाइट कलर लिक्विड सब्सटेंस कम्स आउट फ्रॉम देयर ठीक है तो वो वही ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स को पेन होता है कट करने पर वैसे ही ट्री को भी पेन होता है कट करने पर ठीक है और वो बता रहे हैं कि इफ़ यू रियली वांट टू कट अ ट्री क्योंकि अब ट्री इतना बड़ा अगर ग्रो हुआ है तो ऑफ कोर्स इट हैज़ टेकन मेनी ईयर्स टू ग्रो है ना एंड इट हैज़ कंज्यूम very much minerals from the earth and years of sunlight and air all the natural resources को कंज्यूम करते हुए ट्री इतना बड़ा हुआ है ओके तो अगर आप उसको कट करना चाहते हो देन यू हैव टू uproot it from its roots कि आपको उसे जड़ समेत निकालना पड़ेगा तभी हम उस ट्री को मार सकते हैं और उसका प्रोसीजर वो आपको कह रहे हैं कि आपको उसे रस्सियों से बांध कर खींचना पड़ेगा ट्री को ताकि वो जड़ समेत बाहर आ जाए और फिर उसकी जो रूट्स होती हैं उन्हें सन में स्कॉर्चिंग के लिए यानी कि तड़पने के लिए छोड़ देना पड़ेगा ताकि उनका कलर जो है वाइट से ब्राउन टर्न हो जाए ओके और वो वहाँ पर सूख कर बिल्कुल सख्त हार्ड बन जाएंगी तभी हम कह सकते हैं कि नाउ द ट्री इज डेड okay so this was there in your poem and only this thing he wants to convey तो ये पूरा प्रोसीजर वो ट्री को आपको मारने के पर्पज से नहीं बता रहे हैं बट इन अ वेरी आयरॉनिक वे कि हमको ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स ओके नाउ सम पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम एंड वी विल डिस्कस दोज डिवाइसेस सी फर्स्ट वन इज योर एलिट्रेशन यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट दिस वन एलिट्रेशन जहाँ पर आपका ब्लीडिंग बार्क में ब की साउंड आपकी रिपीट हो रही है तो वहाँ पर आपका एलिट्रेशन यूज़ हुआ है सेकंड इज़ द मेटाफर जहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन हो आपके एज लाइक ये सभी वर्ड्स यूज़ नहीं किए होंगे कंपैरिजन के लिए ओके आपका डायरेक्ट कंपैरिजन मिलेगा आपको तो वहाँ मेटाफर यूज़ होता है जैसे ब्लीडिंग बार्क में ही यूज़ हुआ है बच्चे क्योंकि ब्लीडिंग जो है जो ह्यूमन बीइंग्स के सब्सटेंस का जो ब्लड से उन्होंने कंपेयर किया है जो ट्रीज में से जो लिक्विड सब्सटेंस निकलता है तो इस बार्क में से जो कट करने पर लिक्विड सब्सटेंस निकलता है उसको उसने ब्लड के साथ ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर किया है इसीलिए यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन ब्लीडिंग लाइक बार्क कुछ वर्ड ही नहीं यूज़ किया उन्होंने इसीलिए मेटाफर है यहाँ पर ओके नेक्स्ट
एंजेममेंट बहुत ईजी मेटाफर सॉरी पोइटिक डिवाइस है फाइंड करने का। जिस भी वर्ड के बाद कोई भी जहाँ पर आपकी लाइन ख़त्म होती है, अगर वहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं है, कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है, या इन्वर्टेड कॉमा, एनी पंक्चुएशन मार्क अगर यूज़ नहीं है, योर एब्सेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क, तो वहाँ पर एंजेममेंट होता है। ठीक है, जैसे आपकी लाइन्स में जहाँ चॉप, हील, स्नैप्ड एंड स्नैप्ड आउट, एक्सपोज्ड, इन पे जहाँ पर ख़त्म हो रही है, आप अपनी पोएम में अब ये वर्ड्स देख सकते हैं जहाँ पर लास्ट में लाइंस के ये वर्ड्स आ रहे हैं, कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया हुआ है, वहाँ पर आपका एंजेममेंट पोइटिक डिवाइस है। नेक्स्ट है रिपीटेशन, पुल्ड आउट आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ है आपकी लाइंस में, पोइम्स में, यू कैन ईजिली फाइंड दिस। ओके, सो ये आपके पोइटिक डिवाइसेस हैं। तो इनको आपको लर्न करना है, फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो हर पोएम में। मैं हर पोएम के साथ आपको बताती भी हूँ। ओके, नाउ द मेन मैसेज विच यू वांट्स टू कन्वे, अब तक उन्होंने ये तो बता दिया कि ट्रीज़ को ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर करते हुए वो ये सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन एक और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज जो वो हमें इस पोएम के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ कि उन्होंने ट्रीज़ को जितने डीप रूटेड ट्रीज़ होते हैं, यानी कि गहराई से वो अर्थ में जुड़े होते हैं, ही इज़ कंपेयरिंग द ट्रीज विद द डीप रूटेड इविल्स इन आर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में जितनी भी बुराइयां हैं जो बिल्कुल जड़ बना रखी है उन्होंने हमारी सोसाइटी में, उनसे कंपेयर किया है कि अगर हमें किसी भी बुराई को ख़त्म करना है अपनी सोसाइटी से, तो हमें वैसे ही उसे ख़त्म करना पड़ेगा जैसे किसी पेड़ को ख़त्म करते हैं। मतलब उसकी जड़ समेत, जब तक उसकी जड़ हम ढूंढ नहीं लेंगे, निकाल नहीं लेंगे, तब तक वो बुराई हमारे समाज से ख़त्म नहीं हो सकती है। So this was what Jeev Patel wanted to tell you. Okay, so learn all the question answers of this poem. Tomorrow we'll discuss the next. Thank you, बच्चे।